हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि MCQ को लेकर के हम पहले 2 क्लासेस के माध्यम से बातचीत कर चुके हैं। आज से बिंदुवार MCQ में तीसरी क्लास को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। स्पेशली रीट के विद्यार्थियों के लिए खास है, लेकिन सभी शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी है। व्यक्तित्व को लेकर के हम आज बातचीत करने वाले हैं। व्यक्तित्व से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके जवाब हम यहाँ देखेंगे और बहुत ही द्रुत गति से हम चाहेंगे कि हमारे आज के सभी सवाल जो हैं, प्रश्न जो हैं, उनके उत्तर हमें मिले और हम कम समय के अंदर इन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देख पाएँ। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है व्यक्तित्व से संबंधित, वो है ये: हिप्पोक्रेट्स द्वारा बताए गए व्यक्तित्व का गुस्सेल प्रकार निम्नांकित में से किस द्रव्य की अधिकता से होता है? दोस्तों, आपको ये तो पता ही है, हिप्पोक्रेट्स जो है दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकारात्मक वर्गीकरण दिया है व्यक्तित्व का, और इन्होंने द्रव्यों के आधार पर जो है व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। जैसे पीला पित्त है, काला पित्त है, श्लेष है, रक्त है, इस तरह के 4 प्रकार इन्होंने बताए। तो उन्हीं प्रकारों में से कौन सा प्रकार इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार के द्रव्य की वजह से व्यक्ति गुस्सेल होता है, तो गुस्सेल स्वभाव का होता है दोस्तों पीला पित्त की वजह से। आप भी अपने उत्तर देने का प्रयास करें। राइट आंसर इसमें क्या है दोस्तों? पीला पित्त। पीला पित्त जो पाया जाता है एक व्यक्ति में, वह व्यक्ति अत्यधिक गुस्सेल होता है और तुनक मिजाजी होता है, सनकी टाइप का व्यक्ति होता है। ये किसका मानना है? ये मानना है हिप्पोक्रेट्स का। प्रकारात्मक वर्गीकरण को लेकर के भी इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पहले आ चुका परीक्षा में, तो ध्यान रखना, पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण भी किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने ही दिया था। ये हमारा दूसरा प्रश्न दोस्तों, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। ये जो यहाँ पर विचार दिए गए हैं, यहाँ पर जो कारक दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, जिसे हम व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं कह सकते? तो दोस्तों, वंशक्रम संबंधित प्रभाव जैविक निर्धारक है, स्नायु संस्थान जैविक निर्धारक है, महत्वाकांक्षा का स्तर एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा ये नहीं हो सकता, और प्रणालिका विहीन ग्रंथियां ये भी जो है जैविक निर्धारक हैं। यानी कि जैविक जो हमारा व्यवहार है उससे संबंधित कौन से हैं और कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर देखना है। तो नहीं ये पूछ रहा है, ये तो ऐसी स्थिति के अंदर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जैविक निर्धारक नहीं है। बाकी और जो 3 विकल्पों में दिए गए हैं वो सभी क्या है? जैविक निर्धारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये: किस परिस्थिति में व्यक्ति अनैतिक और असामाजिक कार्यों में फंसकर अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है? कौन सी परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अनैतिक होकर के अपराधी प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेता है या उसमें अपराध बोध पैदा हो जाता है? ये कौन सी स्थिति है? तो देखिए, सुपर ईगो का ईगो पर हावी होना, इड का ईगो पर हावी होना, सुपर ईगो के मजबूत होने पर ईगो का इड पर हावी होना। तो दोस्तों, ईगो, सुपर ईगो ये जब भी हावी होंगे, भारी होंगे, बड़े होंगे, तो व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ये अच्छे और सकारात्मक दिशा में व्यक्ति को ले जाते हैं, लेकिन इड जब भी हावी हो जाएगा वो हमेशा अपराध प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि इड जो होता है ये दमित इच्छाओं का भंडार होता है। जब इड ईगो के ऊपर हावी हो जाता है तो पशु प्रवृत्ति को जन्म देता है, और पशु प्रवृत्ति आने पर ही व्यक्ति अपराध प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इड का ईगो पर हावी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये: ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है। ऑलपोर्ट के अनुसार हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो गत्यात्मक संगठन है। किसका गत्यात्मक संगठन है, ये यहाँ पर हमें देखना है। तो दोस्तों, ये सामाजिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है, मनोदेहिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है, मनोवैज्ञानिक तंत्र का है, या देहिक तंत्र का है? तो दोस्तों, मनोदेहिक तंत्र का है। मनोदेहिक तंत्र का मतलब यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मन और देह है, यानी शरीर, इन दोनों से संबंधित है ना। मन का अर्थ हम मानसिकता से लगाएंगे और देह का अर्थ हम शरीर से लगाएंगे। तो मनोदेहिक गत्यात्मक संगठन जो व्यक्ति का होता है दोस्तों, वो ही व्यक्तित्व के संगठन के लिए जिम्मेदार होता है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, परम अहम
निर्देशित करता है। परम अहम जो होता है वो निर्देशित करता है सुख के सिद्धांत को। तो देखो सुखवादी सिद्धांत होता है, ये तो कौन होता है, इदम होता है, इड। इड जो होता है वो सुखवादी सिद्धांत को दर्शाता है। इसी प्रकार से वास्तविकता के सिद्धांत को ईगो दर्शाता है, यानी ये इड का प्रतीक है, ये ईगो का प्रतीक है। यहाँ पूछ क्या रहा है, सुपर ईगो। आदर्शवादी सिद्धांत को दर्शाता दोस्तों सुपर ईगो, तो यह है सुपर ईगो। सुपर ईगो किसको दर्शाता है, आदर्शवादी सिद्धांत को दर्शाता है। इसका मतलब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे व्यक्ति में आदर्शवादिता पैदा हो जाती है, समाज कल्याण का भाव पैदा हो जाता है, दूसरों की मदद का भाव पैदा हो जाता है, देवत्व भाव पैदा हो जाता है। ये सुपर ईगो के कारण ही होता है। तो ये सुपर ईगो किसको, आदर्शवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है और वृद्धावस्था में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। कौन सा ऐसा है जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो देखो शब्द शास्त्रीय परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट, ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण। इनमें से कौन सा ऐसा परीक्षण है जो प्रक्षेपी परीक्षण की श्रेणी में नहीं आता है, जिसको हम प्रक्षेपी परीक्षण जो है नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शब्द शास्त्रीय परीक्षण जो है ये मनोविश्लेषण में भी आता है और प्रक्षेपी में भी आता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी SCT परीक्षण ये प्रक्षेपी परीक्षण में आता है, और ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण ये भी एक व्यक्ति से चित्र बनवा करके उसका परीक्षण किया जाता है। तो ये भी किस में आता है, ये भी व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से प्रक्षेपी में ही आएगा। मूल रूप से बुद्धि परीक्षणों के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है मनोरोगियों के लिए, लेकिन ये व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से प्रक्षेपी में आएगा। तो कौन सा बचा दोस्तों, वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट। ये एक ऐसा परीक्षण है जो प्रक्षेपी परीक्षणों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है, विद्यालय को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है। विद्यालय जो होता है वो व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक होता है। जैविक निर्धारक होता है, सामाजिक निर्धारक होता है, आर्थिक निर्धारक होता है या सांस्कृतिक निर्धारक होता है। तो दोस्तों जैविक निर्धारक बिल्कुल नहीं होगा। जैविक में वो आएंगे जो जन्मजात प्रकार के पावर्स होते हैं। आर्थिक के अंदर वो आएंगे जहाँ पर आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ व्यवहार व्यक्ति का होता है, और सांस्कृतिक में वो अपने परिवार समाज में रह करके सीखता है। लेकिन एक व्यक्ति को सामाजिक नागरिक बनाने में या सुनागरिक बनाने में जितना बड़ा योगदान विद्यालय का होता है वह अपने आप में विशेष होता है, खास होता है। इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पर सामाजिक निर्धारक जो है इस प्रकार के व्यक्तित्व की दिशा के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, विद्यालय जिम्मेदार है। यानी विद्यालय की यदि हम बात करेंगे तो वो कौन सा निर्धारक होगा, सामाजिक निर्धारक होगा व्यक्तित्व में। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु सही कथन है। प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से यदि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन या परीक्षण या मापन किया जाता है तो इनमें से कौन सा कथन सबसे सही है या कौन सा कथन सबसे सटीक है। तो पहला है, व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत करके, व्यक्ति के बारे में कल्पना करके, साक्षात्कार द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। साक्षात्कार जो है प्रक्षेपी श्रेणी में नहीं आता है, और कल्पना करना भी प्रक्षेपी में नहीं आता है। प्रक्षेपी में तो वो आता है कि किसी शब्द पर, किसी चित्र पर, किसी व्यवहार के ऊपर, किसी वाक्य के ऊपर, किसी थीम के ऊपर व्यक्ति के विचारों को क्या करते हैं, आरोपित करवाते हैं, तो वो होते हैं। तो यहाँ पर यह है, व्यक्ति के सामने कोई अस्पष्ट उद्दीपक रख दिया जाता है और उसके ऊपर उसके विचारों को आरोपित करवाया जाता है, वो कौन सी विधि होती है, प्रक्षेपी विधि होती है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किसने प्रतिपादित किया। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया। तो व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल देने का श्रेय जाता दोस्तों पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे को। इन्होंने व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल प्रस्तुत किया था। किस प्रकार से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पंचकारकों का किस तरह से योगदान होता है, इसको स्पष्ट करने से संबंधित ये मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए।
यहाँ पर व्यक्तित्व के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा असत्य कथन है, गलत कथन है, झूठा कथन है, उसको छांटना है। व्यक्तित्व निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है तथा समाज में जाकर पूर्ण होती है। व्यक्तित्व निर्माण की शुरुआत कहाँ होती है? परिवार में होती है। और कहाँ जाके समाप्त होती है? समाज में जाकर पूर्ण होती है, यानी कि समाज में और ज्यादा पूर्णता उसमें आ जाती है। अगर तो ये तो सही है कथन। दूसरा है, अगर किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसे संपूर्णता जैविक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक रूप से समझना होगा। तो बिल्कुल ये भी सही है, उसको जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से समझेंगे तभी उसके व्यक्तित्व को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ मुखौटा या नकाब होता है। तो यहाँ पर ये जर्मन भाषा जो है ये गलत लिखा हुआ है। ये पर्सोना जो है लैटिन भाषा का, किस भाषा का दोस्तों? लैटिन भाषा का, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। पर्सोना लैटिन भाषा का है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और यहाँ पर कथन असत्य कथन का ही चयन करना, गलत का, तो ये गलत कथन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला है, व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। बिल्कुल, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी वाला जो कथन है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो सकारात्मक व्यक्तित्व की नहीं है? यानी ये एक नकारात्मक व्यक्तित्व को दर्शाने वाली विचारधारा तो कौन सी है? पहला है आत्मचेतना, ये तो सकारात्मकता को दर्शाती है। गत्यात्मकता सकारात्मकता को दर्शाती है। संवेगी अस्थिरता ये नकारात्मकता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये भी सकारात्मकता है। तो दोस्तों सी विकल्प यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संवेगी अस्थिरता यदि किसी व्यक्ति में है तो उसके वो नकारात्मक विशेषता है। बाकी और जो दी हुई है यहाँ पर वो सब व्यक्ति में सकारात्मक विशेषताएं हैं व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किस विधि का निर्माण किया था? सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किस विधि का निर्माण किया था? साक्षात्कार विधि का, प्रश्नावली विधि का, निर्धारण मापनी का, शास्त्रीय व्यवहार विधि का। तो व्यक्तित्व के क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा जगत में किस विधि को? प्रश्नावली विधि को लाने का जो है श्रेय जाता है किसको? वुडवर्थ को। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्नावली विधि। जब हम व्यक्तित्व की विधियां पढ़ते हैं ना तो उन विधियों के अंदर हम विभिन्न विधियों के जनक की बात करते हैं। तो प्रश्नावली विधि में बात करते हैं, सुकरात ने सबसे पहले विचार दिया और शिक्षा जगत में इसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? वुडवर्थ को जाता है। तो यहाँ पर भी वुडवर्थ जो है उसके लिए प्रश्नावली विधि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? उसको हमें छांटना है। मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया था, ये तो सही है। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल कोस्टा मैक्टे ने दिया। कारक विशेषक सिद्धांत आर.बी. केटल ने दिया। विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये तो सुमेलित है। अभी पंचकारक वाला एक प्रश्न में हमने पहले भी पढ़ा था, आर.बी. केटल ने विशेषक का सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पर विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया हुआ जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मनोविश्लेषण होना चाहिए था, मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत होता तो क्या सही हो जाता? सिगमंड फ्राइड। लेकिन यहाँ विश्लेषणात्मक दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्लेषणात्मक में सिगमंड फ्राइड का जो दिया हुआ ये गलत है, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। मतलब मनोविश्लेषण होता तब सुमेलित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बहिर्मुखी विद्यार्थी जो होता है वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार से भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी के दृष्टिकोण से तो ये नहीं होगा। अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, ये भी नहीं होगा। बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, ये भी नहीं होगा। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता। बिल्कुल, बहिर्मुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी में अंतर क्या है? तो देखो, बहिर्मुखी विद्यार्थी जो होता है ना वो मन ही मन परेशान होने की जगह क्या कर देता है? चीज़ों को अभिव्यक्त कर देता है, जबकि अंतर्मुखी विद्यार्थी अभिव्यक्त नहीं करता है। यही अंतर है। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आधार पर दोनों के अंतर को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, विसेरोटोनिया स्वभाव के
व्यक्ति का प्रकार कौन सा होता है, यानी कौन सा व्यक्ति होता है जिसका इस प्रकार का स्वभाव होता है। तो इस प्रकार के स्वभाव के लिए देखो एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और एनोमॉर्फी। तो यहाँ पर जो है ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये होगा एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, वो होता है विसेरोटोनिया स्वभाव का व्यक्ति। इसके बाद में नेक्स्ट है, किस मूल प्रवृत्ति द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के रचनात्मक कार्य जिनमें मानव वर्ग या जाति का प्रजनन भी शामिल है नियंत्रित होता है। कौन सी मूल प्रवृत्ति है जिसमें मानव जाति से संबंधित व्यवहार जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पर पहला है थनेटोस प्रवृत्ति, इरोज, युयुत्सा प्रवृत्ति और काम प्रवृत्ति। तो इरोज को जो है अच्छी प्रवृत्ति के रूप में या निर्माणात्मक प्रवृत्ति के रूप में माना गया है। और जो दोस्तों निर्माणात्मक प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति हमेशा क्या करती है, सही प्रकार के कार्यों की दिशा देती है। और यहाँ पर सही रचनात्मक कार्यों की बात की गई है, तो रचनात्मक का मतलब निर्माणात्मक या जन्म से संबंधित प्रवृत्ति। तो कौन सी होगी दोस्तों, इरोज प्रवृत्ति होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो अध्यापक के व्यक्तित्व निर्माण में बाधक हो सकता है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, ये कभी बाधक नहीं होगा। सांस्कृतिक अनुभव, ये भी बाधक नहीं होगा। उच्च मानसिक क्षमता भी बाधक नहीं होगा। लेकिन कल्पना शक्ति का अभाव, देखो शिक्षक में कल्पना शक्ति होनी चाहिए। जितनी कल्पना शक्ति होगी उतना ही शिक्षक क्या होगा, सृजनात्मक होगा। और यदि कल्पना शक्ति नहीं है तो फिर वो सृजनात्मक नहीं है। ऐसी स्थिति में सृजनात्मकता का जब उसमें अभाव होगा तो निश्चित रूप से उस शिक्षक के कार्यों के लिए, शिक्षण कार्य की दिशा में वो क्या होगा, उसके लिए एक बाधक प्रकार का तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। इस उक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है, इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इस विचार को प्रमाणित करता है। तो फ्राइड का सिद्धांत, मुर्रे का सिद्धांत, ऑलपोर्ट का सिद्धांत और इरिक्सन का सिद्धांत। तो दोस्तों व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं का व्यक्तित्व है, ये हेनरी मुर्रे का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने कहा है कि लगभग 40 प्रकार की मांग होती है जिनका एक दबाव व्यक्ति पर आता है और उन मांगों के दबाव के कारण व्यक्ति उस प्रकार का बन जाता है। इसका मतलब इतिहास ने उसको वर्तमान बनाया है, इतिहास की घटनाओं की वजह से वो व्यक्ति ऐसा बना है। तो ये विचार किसका है, हेनरी मुर्रे का है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना दुबला पतला, लंबे कद एवं कमजोर मांसपेशियों से युक्त है तो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार के व्यक्तित्व की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसे व्यक्ति को कौन सा व्यक्ति हम मानते हैं। तो शरीर की लंबाई चौड़ाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है क्रेस्मर के द्वारा दिया गया है, सेल्डन के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है कमजोर, लंबे, इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में। तो वो क्या होता है, पिकनिक जो होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। एस्थेनिक होता है दुबला पतला व्यक्ति, एथलेटिक जो होता है वो रिष्ट पुष्ट होता है और एक सुडोल काय शरीर का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एस्थेनिक। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो एस्थेनिक प्रकार का होता है, जिसको इन्होंने जो है क्या कहा है, लंबकाय के रूप में भी कहा है, लंबाकार के रूप में भी कहा है। आगे है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक या निदान के लिए वैध है। इनमें से कौन सा ऐसा परीक्षण है जो नैदानिक है या निदान के लिए उपयोग में लाया जाता है। MMPI, 16PF, EPPS और TAT। तो देखो नैदानिक परीक्षण जो होता है वो होता है MMPI। ये नैदानिक परीक्षण के रूप में जाना जाता है। किसी भी समस्या के समाधान को प्राप्त करने के लिए समस्या के कारणों को जानना और उसके आधार पर समाधान को प्राप्त करना, वो होता है MMPI। हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा अचेतन है। हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन और अचेतन है। तो देखो सिगमंड फ्राइड के अनुसार 10% चेतन होता है और 90% जो होता है वो अचेतन होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा 10% और 90% को दर्शा रहा है। तो देखो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा पहला 1/10 का मतलब 10% चेतन होता है और 9/10 का मतलब 90% अचेतन होता है।
ये सिगमंड फ्राइड ने एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल करके प्रयोग करते हुए सिद्ध किया था स्थलाकृतिक सिद्धांत में। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। फ्राइड जो हैं इनके अनुसार एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है उसके संरचनात्मक तत्व क्या है, कौन से संरचनात्मक तत्वों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व संगठन का इन्होंने सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में इड, ईगो और सुपर ईगो पाया जाता है और ये जो है प्रमुख तत्व होते हैं जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों सेकेंड नंबर के विकल्प में इदम अहम और परम अहम। तो इदम अहम और परा अहम या परम अहम ही सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक हैं, जिनके बारे में इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन आयु के अनुसार इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, निम्न में से कौन से विकल्प में केवल उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे जुड़े हुए सभी लोग मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के हैं। तो देखो यहाँ पर ये पहले में केवल फ्राइड है, ये नहीं है। दूसरे में शेल्डन और ये नहीं है। तीसरे में युंग भी हैं, फ्राइड भी हैं और एडलर भी हैं। चौथे में ये नहीं है। तो इसका मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। युंग, फ्राइड और एडलर ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बाकी जो है किसी में कोई न कोई ऐसा है जो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 23 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ये, छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है। कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, सही होगा, किसके लिए, छात्रों के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए। तो अंतर्दर्शन प्रणाली का बिल्कुल नहीं, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का बिल्कुल, ये टाइडमैन के द्वारा दी गई है दोस्तों। और टाइडमैन के द्वारा दी गई इसी प्रणाली के अंदर क्या किया जाता है, बालक के असामान्य व्यवहार को पढ़ा जाता है। इसको केस स्टडी भी बोलते हैं। केस स्टडी का मतलब केस को समझ करके एक निश्चित निर्णय यहाँ पर लेना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समस्या समाधान की विधि के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। इनमें से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है। तो देखो, साक्षात्कार विधि, जीवन कथा विधि और समाजमिति विधि, ये तो अप्रक्षेपी विधियों में या फिर सामान्य विधियों के रूप में इनको हम जानते हैं। लेकिन प्रक्षेपी विधियां होती है जब व्यक्ति के विचारों को किसी दूसरे फलक पर, किसी शब्द पर, वाक्य पर या फिर अस्पष्ट चित्रों पर या अस्पष्ट किसी भी प्रकार के प्रसंग पर विचारों को आरोपित करवाते हैं और फिर उसके बारे में जानते हैं। तो वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, CAT, बाल अंतर्बोध परीक्षण। जो CAT परीक्षण है वो यहाँ पर इस श्रेणी में आने वाला परीक्षण है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रश्नावली विधि में व्यक्तित्व का मापन करने के लिए हाँ और ना में उत्तर देना किस प्रकार के प्रश्न का प्रकार है। प्रश्नावली विधि के अंदर व्यक्तित्व का मापन करने के लिए हाँ और ना में उत्तर देना किस प्रकार के प्रश्न का जो है प्रकार है। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या चित्रात्मक प्रश्नावली। तो दोस्तों बंद प्रश्नावली होती है जिसमें विकल्प वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति के अवसर नहीं होते, जिसमें हाँ और ना में जवाब दिया जाता है, जिसमें मिलान करना होता है, खाली स्थान भरना होता है, वन वर्ड में जवाब देना होता है। तो वो क्या है, बंद प्रश्नावली का प्रकार है। तो यहाँ पर यही कहा गया है हाँ और ना में उत्तर देना है, तो इसका मतलब ये बंद प्रश्नावली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो व्यक्तित्व को सीधे सीधे प्रभावित करती है। मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता बिल्कुल करती है। शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार ये भी करता है। संवेगात्मक आयाम भी करेंगे और अनुभव भी करेंगे। इसका मतलब ये सभी करती है दोस्तों। तो सही हमें कूट में से उत्तर चुनना है, केवल 2 नहीं, 1 व 2 ये भी नहीं, 2 व 3 ये भी नहीं, उपयुक्त सभी है ना दोस्तों, ये सभी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं।
इनमें से कौन सी है जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? फर्स्ट नंबर पर प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्तित्व एक संयुक्त पूर्ण योग के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक बात है। व्यक्तित्व स्थिर गतिशील नहीं, बिल्कुल गलत बात है। व्यक्तित्व स्थिर और गतिशील नहीं होता भाई, व्यक्तित्व जो है हमेशा गतिशील होता। गत्यात्मक दशाएं है ना, ओलपोर्ट ने कहा है कि मनोदेही गत्यात्मक दशाएं जो होती है वो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, दर्शाती है। तो इसका मतलब थर्ड इसमें नहीं है, फर्स्ट और सेकंड होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी पहला और दूसरा जो विचार दिया गया है ये व्यक्तित्व को दर्शाता है, व्यक्तित्व की विशेषताओं को दर्शाता है। इसके बाद में दोस्तों ये है 29, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है व्यक्ति, मुखौटा, व्यक्तिगत, अपूर्ण। तो पर्सोना का मतलब होता है दोस्तों नकाब या मुखौटा। जब भी एक व्यक्ति किसी रंगमंच पर अपनी भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए जाता है तो वो नकाब या मुखौटा लगाकर जाता है, तो वो बेहतर तरीके से अपनी भूमिका को वहां पर प्रदर्शित कर पाता है। इसके लिए यहाँ पर पर्सोना शब्द का उपयोग करते हैं और इसी से क्या बना है? पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व के लिए हम शब्द काम में लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? या मुखौटा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है आचरण का, सामाजिकता का, शारीरिक स्वास्थ्य का, बुद्धि और मानसिक शक्तियों का। दोस्तों समाजमिति विधि जो है वो सामाजिक स्तर पर व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाती है, सामाजिक स्तर पर व्यक्ति कैसा है इसको प्रकट करती है। इसीलिए तो इस विधि से हम समाज में किसी व्यक्ति या मुखिया का चुनाव करते हैं उसकी सामाजिकता के आधार पर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी सामाजिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, सर्वप्रथम व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? आपको याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि प्रकारात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, कौन से विद्वान थे जिन्होंने प्रकारात्मक वर्गीकरण दिया था? तो दोस्तों हिप्पोक्रेट्स ने वर्गीकरण दिया था। ये जो है रीट की परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है कि प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया, फिर पूछा जा सकता है, हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। और पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष और रक्त के आधार पर 4 वर्ग इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये 32 नंबर का क्वेश्चन है और इस 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखो, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो 2 तरह की होती है, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। तो दोस्तों निरीक्षण, अवलोकन, ये जो है किसमें आती है? ये निरीक्षण और अवलोकन मिलाकर के बनती है बहिर्दर्शन, और बहिर्दर्शन विधि किसमें आती है? वस्तुनिष्ठ में आती है। किसमें आती है? वस्तुनिष्ठ विधि में आती है। उसके बाद में रेटिंग स्केल, ये रेटिंग स्केल थर्स्टन की है, ये भी किसमें आती है? वस्तुनिष्ठ में। समाजमिति विधि, ये भी किसमें आती है? वस्तुनिष्ठ में आती है। लेकिन प्रश्नावली विधि है, अंतर्दर्शन विधि है, साक्षात्कार विधि है, ये किसमें आती है दोस्तों? ये आती है व्यक्तिनिष्ठ में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि वस्तुनिष्ठ होकर के क्या है? ये है व्यक्तिनिष्ठ है। बाकी ये सारी विधियां कौन सी है? वस्तुनिष्ठ है। इसके बाद में नेक्स्ट है 16P प्रश्नावली के प्रतिपादक कौन है? 16P प्रश्नावली जो है केटल जो थे, केटल, इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में 16 शील गुण पाए जाते हैं, 16 शील गुण, और इन 16 शील गुणों को मापने के लिए 16P प्रश्नावली यानी पर्सनैलिटी फैक्टर, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के रूप में ये विचार इन्होंने दिया था। किन्होंने? केटल ने। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आरबी केटल। आरबी केटल के द्वारा 16P प्रश्नावली दी गई है। पहले भी विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्याही धब्बा परीक्षण IBT में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो देखो IBT के अंदर जो होते हैं वो 10 कार्ड होते हैं। TAT परीक्षण जो होता है उसके अंदर चित्रित कार्ड 30 और एक सादा कार्ड होता है। इसी प्रकार से जो बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है CAT, उसमें भी 10 कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये किसका पूछ रहा है? स्याही धब्बा परीक्षण का। तो कितने कार्ड हो जाएंगे दोस्तों? 10 कार्ड हो जाएंगे। ये जो 10 कार्ड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। 5 कार्डों पर जो है केवल काली स्याही के धब्बे होते हैं, 2 कार्डों पर काली और लाल स्याही के धब्बे होते हैं, और 3 कार्डों पर बहुरंगी या अलग अलग रंगों की स्याही के धब्बे होते हैं। इस तरह टोटल कितने होते हैं? 10 कार्ड इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? स्प्रेंगर के अनुसार जो है व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है दोस्तों। 6 प्रकार का व्यक्तित्व इन्होंने बताया। 6 प्रकार के व्यक्तित्व में इन्होंने बताया व्यक्ति धार्मिक होता है,
हैं। व्यक्ति सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक होता है। व्यक्ति आर्थिक प्रकृति का होता है। व्यक्ति कलात्मक प्रकृति का होता है। व्यक्ति राजनीतिक प्रकृति का होता है। और व्यक्ति जो है सामाजिक प्रकृति का होता है। इस तरह से इन्होंने 6 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है स्प्रेंगर ने अपनी इस पुस्तक में। नेक्स्ट है, आइजैक के अनुसार मनोविकृति का विपरीत क्या होता है? आइजैक के अनुसार मनोविकृति जो होती है उसका विपरीत क्या होता है? मनोविकृति का विपरीत इन्होंने क्या माना है? स्नायु विकृति, पराहम की क्रियाएं, बहिर्मुखता और अंतर्मुखता। तो बहिर्मुखता के रूप में इन्होंने माना है। आइजैक का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसमें जो है विपरीत स्थिति किसकी? मनोविकृति की। तो इसमें बहिर्मुखता और अंतर्मुखता ये आपस में विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? आपस में विपरीत होते हैं। विपरीत का भाव यहाँ पर होता है। यहाँ पर इन्होंने मनोविकृति माना है तो क्या हो जाएगा? पराअहम की क्रियाएं। क्या हो जाएगा? पराअहम की क्रियाएं हो जाएगा। ठीक है, स्नायु विकृति का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्यक्ति इतिहास विधि केस स्टडी के प्रतिपादक कौन है? अभी एक प्रश्न में मैंने आपको बताया है व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है, तो वो है दोस्तों टाइडमैन। टाइडमैन जो थे इन्होंने 18वीं सदी के अंदर जो है इस विधि को दिया था। ये जर्मनी के विद्वान थे और समस्या समाधान के लिए इसका उपयोग होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल चित्रित कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको आप TAT परीक्षण के नाम से जानते हैं, मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा इसको दिया गया है। इसमें टोटल जो कार्ड होते हैं वो 31 होते हैं, जिसमें एक होता है अचित्रित जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चित्र नहीं होता, और 30 होते हैं चित्रित जिन पर विभिन्न प्रकार के प्रसंगों के चित्र बने होते हैं थीम के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30। यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने चित्रित कार्ड होते हैं? 30 चित्रित कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? तो देखो, इन्होंने फैलिक स्टेज भी बताई है, एनल स्टेज भी बताई है, लेटेंसी स्टेज भी बताई है। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, जिसके अंदर एक आती है ओरल स्टेज, एक आती है एनल स्टेज, एक इन्होंने बताई थी फैलिक स्टेज, एक इन्होंने बताई थी लेटेंसी स्टेज, और एक इन्होंने बताई थी जेनिटल स्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये नहीं होती है। ये कॉम्प्लेक्स पैदा होता है ओडिपस के नाम से, वो अलग बात है, लेकिन अवस्था ये नहीं होती है। फैलिक स्टेज के अंदर ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। तो यहाँ पर सी वाला कोई इन्होंने अवस्था के रूप में नहीं माना है। नेक्स्ट है ये, महात्मा गांधी ने शांति एवं अहिंसा का शील का गुण था। उनके इस शील गुण को किस श्रेणी का शील गुण कहा जाएगा? यानी किसी एक व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला कोई ऐसा विशिष्ट गुण जो उसकी प्रसिद्धि का कारण बन जाता है, उसकी पहचान का कारण बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कोर्डिनल प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? ऑलपोर्ट ने यह विचार दिया था, वो कोर्डिनल प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोर्डिनल शील का गुण। क्या हो जाएगा? कोर्डिनल शील का गुण। जैसे मदर टेरेसा में सेवा का गुण है, गांधी जी में हिंसा का गुण है, विवेकानंद में संप्रेषण का गुण है, ये सब कोर्डिनल शील गुण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, उन्होंने सैद्धांतिक बताया है, सौंदर्यात्मक बताया और सामाजिक बताया, लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं बताया। उनके 6 प्रकार थे। अभी एक पीछे के प्रश्न में मैंने आपको 6 प्रकार बताए भी हैं। उसमें जो है 3 यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा धार्मिक होते हैं, वो आर्थिक होते हैं और राजनीतिक होते हैं। ये 6 प्रकार बताए, पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रकार नहीं बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? इनमें से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए कौन सी एक व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिगत विधि नहीं है? कौन सी विधि ऐसी जो व्यक्तिगत विधि के रूप में उसको हम नहीं जानते हैं? तो यहाँ पर है व्यक्तिगत इतिहास विधि, इसमें आती है, साक्षात्कार तकनीक भी आती है,
और वस्तु सूची तकनीक भी इसमें आती है। इसमें क्या नहीं आती है? निर्धारण मापनी इसमें नहीं आती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर डी हो जाएगा, निर्धारण मापनी जो इसके अंदर नहीं आती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये व्यक्तित्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित परिभाषा है, सर्वाधिक बार परीक्षा में पूछी गई परिभाषा है और ये किसके द्वारा दी गई थी? ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा ये। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से जो है सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें इस बात को समझना है, देखना है कि फ्राइड के अनुसार जो विचार दिए गए हैं उनमें से कौन सा कारक है जो एक संतुलित प्रकार के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार के व्यवहार को प्रकट करता है। तो देखो, सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करता है। अवहेलना करने वाला कौन होगा? पराअहम नहीं होगा, अहम पराअहम नहीं होगा और अहम नहीं होगा। कौन सा होगा दोस्तों? इदम होगा, क्योंकि इदम में क्या पाई जाती है? पशु प्रवृत्ति पाई जाती है और पशु प्रवृत्ति पाई जाने के साथ ही ये सुखवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसको अपने सुख से मतलब है, स्वार्थपरता से मतलब है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? कौन सी जो है वस्तुनिष्ठ विधियों में, कौन सी विधि व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधियों में नहीं मानी जाती है? नियंत्रित निरीक्षण, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेतन के रूप में शारीरिक परिवर्तन और अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो कौन सी इस श्रेणी में आएगी दोस्तों? तो पहली जो है वो इस श्रेणी में आने वाली है, यानी नियंत्रित निरीक्षण। ये जो है वस्तुनिष्ठ विधियों की श्रेणी में नहीं मानी जाती है। प्राप्य या सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? प्राप्य या सुलभ स्मृति यानी कि जो हमारी मेमोरी में आ गया, जो हमारी याददाश्त में आ गया, उसको हम किस रूप में जानते हैं, उसका क्या व्यवहार होता है? तो दो चीज़ें होती है, या तो हमारी मेमोरी में आ जाता है या विस्मरण की ओर चला जाता है। तो ये मेमोरी में उपलब्ध हो गया, वापस आ गया, वो क्या है? चेतन, अर्धचेतन, व्यक्तिगत अचेतन, सामूहिक अचेतन। तो दोस्तों जब हम मन की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, तो वहां पर हम पढ़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड को कि यह कोशिश करने पर वापस हमारी किस में आ जाता है? स्मृति में आ जाता है, स्मरण में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्राप्य या प्राप्त हो जाता है, सुलभ हो जाता है। वो किससे होता है? अर्धचेतन जो मन होता है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उससे प्राप्त हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है, कैरेन हार्नी के अनुसार मौलिक चिंतन के संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? कैरेन हार्नी के अनुसार एक मौलिक चिंतन जो बालक में पैदा होता है वो किस अवस्था में पैदा होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, वृद्धावस्था में। तो बाल्यावस्था के अंदर मौलिक चिंतन पैदा होने लग जाता है, क्योंकि मौलिक चिंतन का मतलब होता है दोस्तों सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन, सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन। और सृजनात्मकता जो पाई जाती है वो अपसारी चिंतन के कारण पाई जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मौलिक चिंतन के रूप में जानते हैं। तो ये बाल्यावस्था में, और हम पढ़ते भी हैं बाल्यावस्था में सृजनात्मकता का विकास बहुत तेजी से होता है। इसका मतलब मौलिक चिंतन की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। शैशवावस्था में काल्पनिक चिंतन ही केवल पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार समलिंग कामुकता। फ्राइड के अनुसार समलिंग कामुकता क्या होती है? एक सामान्य एवं कुछ खास प्रजाति तक सीमित प्रक्रिया है, एक असामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य एवं सर्वव्यापक प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया। तो दोस्तों एक कॉमन प्रोसेस है ये, एक सामान्य प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रकार की प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया, जनरल प्रक्रिया है, जनरल प्रोसेस है जो सबके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है,
खाओ पियो और मौज करो की ओर व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा आपको आकर्षित करेगा? ऐसा कौन सा भाग है, कौन सा घटक है फ्राइड के अनुसार जो खाओ पियो और मौज करो की बात करता है? उपा है, अहम, पराहम, अहम, आदर्श। तो उपा है, या फिर इदम भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सुखवादी सिद्धांत का विचार है। किसका विचार है? सुखवादी सिद्धांत का विचार है। और दोस्तों ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? तो युंग को जाता है दोस्तों। युंग नामक विद्वान थे जिन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विचार दिया। हालांकि बाद में इनके जो शिष्य लोग थे उन्होंने इन दोनों के अलावा एक और प्रकार दिया, उभयमुखी प्रकार दिया। उभयमुखी, जिसमें कहा कि जो अंतर्मुखी में और बहिर्मुखी दोनों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, उनका मिश्रण जब किसी व्यक्ति में देखने को मिलता है, या दोनों प्रकार के गुण जिसमें देखने को मिलते हैं, वो कौन सा होता है? उभयमुखी होता है। तो दोस्तों ये था आज हमारे व्यक्तित्व को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। हम फिर अगले क्लास में बात करेंगे, अगले वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जिसमें हम बात करेंगे बुद्धि को लेकर के। तो मिलते हैं फिर बुद्धि के प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।